नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2024 9 जून को जो पेपर आपका होने वाला है, तो साथियों हिंदी के जो इंपॉर्टेंट पर्सन आपके पेपर में आने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इन सभी प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। पूरे 50% अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जीके के इंपॉर्टेंट पेपर है वो भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लेना। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न साथियों आपको पूछा गया है यहाँ पे, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। तो साथियों यहाँ पे विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इसमें जो हलंत लग रहे हैं वो आपके आधा समय कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा आपका पुरस्कृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। इसके अलावा साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको हिंदी की बात करूँ, राजस्थान जीके की बात करूँ, यानी कि जितने भी आपके जीके से रिलेटेड टॉपिक हो गए, हिंदी के जितने भी टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे एमसीक्यू क्यूज है, टेस्ट है, वो मिल जाएंगे जो दे के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है यहाँ पे, निरोग शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अपन इस प्रकार से हलंत वाला लगाते हैं, नियर धन रोग। ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, विसर्ग में बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास आपको बताना है, तो यहाँ पे सी वार प्रण हो जाएगा यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास। दोस्तों यथाशक्ति जो है वो उसमें आपका अवयवी समास होता है, और पंचाल में दोस्तों आपका द्विगु समास हो जाता है, और खगेश में आपको पता ही है। तो ये दोस्तों आपको याद करना है, क्योंकि ये यथाशक्ति वाला है। एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है, बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पे जो हमारा समास होगा वो हो जाएगा सांप्रदायिक समास। तो दोस्तों आपको समास के जितने भी कारक है वो याद करने होंगे, जैसे कर्ताने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे देखिए बलिदेवी, ठीक है, तो इसमें बलिदेवी में क्या हो जाएगा, संप्रदाय तत्पुरुष समास से इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा से संबंधित शब्द नहीं है। साथियों एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, जब आप परीक्षा में बैठे होंगे तो आपको प्रश्न को सही से समझना है, सही से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में बहुत बार गलत होता ही होता है। अपन पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा, बस इतना पढ़ के अपन आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। भारत में किसी प्रकार के भाव नहीं है। देखिए यौवन में आपके युवावस्थाओं के भाव आते हैं, ऊंचाई में हाइट के भाव आता है, ऊंचाई के आते हैं, चतुराई में आपकी बुद्धि के भाव आते हैं। ठीक है, तो भारत जो शब्द है वो एक प्रकार से संज्ञा शब्द है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भावात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाता है सोना। देखिए सोना से कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो बिल्कुल ये हो जाएगी मेरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, पुस्तक किसने मंगवाई। रेखांकित जो पद है वो कौन सा है आपको बताना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पुस्तक किसने मंगवाई, यहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लग गया, तो सीधी सी बात है ये प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आपको याद करनी होगी। जैसे संबंधवाचक है तो किसी के बीच संबंध हो सकता है। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चय नहीं है किस चीज़ की बात, जैसे कि वह किताब किसकी है, तो इसमें निश्चित नहीं है भाई किसकी है, तो इस प्रकार के भी आते हैं। वह अपने आप सब्जी बना लेगा। रेखांकित जो पद है वो क्या होगा, अपने आप यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप मतलब स्वयं कर रहा है वो काम। तो स्वयं किसके लिए होता है, निज का वाचक के लिए होता है, यानी कि खुद ही वो कर लेगा, तो निज वाचक हो जाएगा ये। अगला देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषता है। तो यहाँ पे विशेषता पूछी गई है, तो विशेषता यहाँ पे हो जाती है सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर क्या बोला जाता, ओनली विशेषता पूछी गई इसलिए यहाँ पे सुंदर आ जाएगा। अब और दोस्तों यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा जाता तो यहाँ पे अत्यंत आ जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको पूछा गया है नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा। चौथा किसी प्रकार का गुणवाचक विशेषक नहीं है। जैसे मोटा है तो मोटे का गुण आ रहा है, मुख है मतलब बोल नहीं पा रहा, दरिद्र मतलब गरीब वगैरह हो गया, लेकिन चौथा में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो यहाँ पे आपको बताना होगा सही से, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया दी गई है, रोहन चाय पीकर बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिलाना। दिलाना क्या है, एक प्रकार की प्रेरणार्थक प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा अपन यहाँ पे 163 नंबर का प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं।
तो साथियों शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे, ये आपको बताना होगा। बाकी शब्दों के पूरे प्रकार आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो भी होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो अव्यय आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करना होगा। बाकी टेस्ट आप ज़रूर देना, टेस्ट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं काम के पीछे आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय का बोधक हो रहा है, संबंध का बोधक हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। अब देखिए पर्यायवाची पूछ लिया गया है किसका, समुद्र का। तो समुद्र का होता है रत्नाकर, ठीक है, क्या होता है, रत्नाकर आपको होता है। दिनकर का दोस्तों पर्यायवाची आपको कमेंट करना है, मधुकर का भी आपको कमेंट करना है क्या होता है, ठीक है। इसी बात देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसके कोई आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ पे उसका पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। देखिए अपन बोलते हैं ना यतीम, मतलब इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं भाई। और निराश्रित मतलब इसका कोई आश्रित नहीं है। बेसहारा मतलब इसका कोई बेसहारा नहीं है। अनाड़ी, अनाड़ी का यहाँ पे नहीं है क्योंकि अनाड़ी से कोई रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। बाकी ये सारे अनाज से रिलेटेड होते हैं, जैसे यतीम, निराश्रित, बेसहारा, मतलब कोई सहारा नहीं उसका। आगे देखिए यहाँ पे अभिमान और गर्व। अभिमान का आशय घमंड होता है, अपने को वास्तविक से अधिक समझना, वही गर्व का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस चीज़ से लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूप, वैभव, ज्ञानादि से उत्पन्न श्रेष्ठता का जो भाव है वो घमंड के रूप में दिखाई देता है। तो यही यहाँ पे आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे जांच, परीक्षा, सत्यापन का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा क्या होती है। मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं अपन कि ये कितनी सही है या गलत है, वो तो हो गई जांच करना। लेकिन जो परीक्षाएं ली जाती है वो किस चीज़ के लिए क्या होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी सत्यापन का योग्यता आदि का निर्णय करना, यानी कि हमने सत्यापित कर लिया कि ये बात सही है। जैसे कि आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, तो ये सब पहले जांच होती है कि हाँ आप ठीक हो, क्योंकि आपकी परीक्षा भरी है आपने, तो आपने क्वालिफिकेशन के आधार पे भरेंगे आप, जो भी आपकी अप्लाई होगी तो उस आधार पे या तो आपकी जांच होती है, फिर आपकी परीक्षाएं ली जाती है। जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा आप जाते हैं जिसमें कि अपन फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो वो जांच हो गई, फिर उसके बाद में परीक्षा होती है ऐसे। आगे देखिए, पेड़ से फल गिरता है वाक्य है दोस्तों, 100% आने वाला पर्सन है और अनगिनत बार सेम एज इट इज उठ के आया है ये हिंदी में। तो देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये है अपादान कारक का, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है ये। और पेड़ से फल गिरते हैं मतलब ये अलग हो रहे हैं उससे, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है। अब देखिए संबंध कारक नहीं है पूछा गया है। तो देखिए वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, तो यहाँ पे विस्मय बोधक का चिन्ह लग गया, तो इसमें किसी प्रकार का संबंध कारक नहीं है पहली बात तो, ठीक है। दिव्या के पिता बीमार है, तो ये पिताजी बीमार है तो दिव्या से रिलेटेड हो रहे हैं। भारतीय जनता लाचार है, मतलब भारत की जनता से संबंध है। उसकी माता ने बुलाया, मतलब माता और जो भी था उसका, उन दोनों के बीच संबंध की बात हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी संबंध नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे समीपवाची वस्तुओं के बताने हेतु निम्न में से किस सर्वनाम पद का प्रयोग होता है। तो समीप के लिए किसका होता है भाई, यह है, और दूर के लिए वह है भाई, ठीक है। समीप के लिए यह है, दूर के लिए वह होता है ये, ठीक है। इन्हें मतलब ये, और किसी के लिए वे सब, मतलब अनिश्चयवाचक हो गया वे सब, ठीक है, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे साथियों, बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, वो आपको करवा दिए जाएंगे। अन्य पुरुष का तात्पर्य क्या है। तो अन्य पुरुष यानी कि अन्य की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वक्ता या श्रोता से अलग तीसरा व्यक्ति होता है, उसको अपन अन्य पुरुष बोलते हैं। आपने पुरुषवाचक में पढ़ा था, एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष, बस वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है, ठीक है। भविष्यत काल को हमें पहचानना होगा। देखिए गाय घास चराती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी। तो देखिए जाऊंगा या जाऊंगी का आता है, वो आता है भविष्यकाल में। चरती है मतलब ये तो हो गया प्रेजेंट में, गया था मतलब ये तो हो गया हमारा भूतकाल में, ठीक है। और पढ़ा रही है यानी कि वर्तमान काल में कंटिन्यू है। तो यहाँ पे भविष्य की पूछी गई है, तो भविष्य का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का मतलब क्या हो गया, जो हमारा उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम घर गया था, लास्ट में था, थी, ये लग जाता है, तो ये क्या होता है मेरा भूतकाल का टेंस हो जाता है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कर्म वाच्य से बताना है आपको, तो मुझसे खाना नहीं बनाया गया, तो ये कर्म वाच्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वर्दा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा था, छात्र अखबार पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो ये पहला नंबर का आपका आंसर होता है। निम्नलिखित में से कृत वाच्य का जो वाक्य है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ये कृत वाच्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अगला देखिए, निम्न में से अनन्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे उपसर्ग आ गए, अब पढ़ते वगैरह उपसर्ग वाले आ गए, ये भी आपको पढ़ लेना भाई। तो यहाँ पे अन उपसर्ग आपको लगा गया है। अनन्य में क्या हो जाएगा, अन तो आधा है, ठीक है मेरा, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अनन्य मेरा बन जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। देखिए संबंधवाची मतलब दो लोगों के बीच में संबंध की बात होता है, जिससे कि संबंध का भाव निकल के आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देवी है, ठीक है, यानी कि देवताओं से संबंध की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों तत्सम और तद्भव वाले आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से शब्द होते हैं, किसके, संस्कृत के होते हैं, और उनको हिंदी में ऐसे कैसे ले लिया जाता है, वो मेरे तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के थे लेकिन उनका रूप बदल दिया अब और हिंदी का हो गया है वो, ठीक है, वो तद्भव हो जाते हैं, मतलब बदल दिया गया है। और वैसे के वैसे उठा लिया मतलब तत्सम होता है। इसके अलावा देसी और विदेशी होते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे खत्री वाला नहीं होगा। देखिए जिसमें भी आपका ये आ रहा है, त्रि आ रहा है, आधा से आ रहा है, ये सा आ रहा है, ये आधा से आ रहा है हमारा, ठीक है, और इस प्रकार से जो ये वाला है, शय वाला है, यानी बहुत सारे प्रश्नों की पहचान होती है जो कि तत्सम में होते हैं। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो ये नहीं होगा, बाकी ये तत्सम सारे, ठीक है। लोक शब्द का विलोम होगा। देखिए लोक का विलोम क्या होगा, यहाँ पे परलोक हो जाएगा, जैसे अपन बोलते हैं ना लोक परलोक में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका विलोम शब्द हो जाता है। किस कर्मंश में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थभेद हुआ है। तो अर्थभेद वाले जो है सही शब्द के, वो भी आपके एग्जाम में आएंगे भाई, देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, कलश और कुलिस का सही बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा घड़ा। कलश का मतलब होता है घड़ा और कुलिस का मतलब होता है वज्र, ठीक है। देखिए घड़ा ये सही है, कुटिल नहीं होगा। वज्र ये उल्टा हो गया, यहाँ पे लोटा अत्याचारी ये भी नहीं होगा। मानसिक पीड़ा कहलाती है। दोस्तों मानसिक जो पीड़ा होती है वो किस प्रकार की पीड़ा कहलाती है, तो उसको अपन बोलते हैं आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न में से शुद्ध रूप आपको बताना होगा। तो शुद्ध शब्द वाली भी आपको पढ़ना होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है हमारा, आदिक्य, ये मेरा शुद्ध है, बाकी मेरे अशुद्ध है यहाँ पे लिखने में, ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह भी आपको पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रकार के जो भी आपसे सब पूछे जाते हैं कि क्या ये स्त्रीलिंग है, क्या ये पुल्लिंग है, उसमें आपको क्या करना होगा, एक प्रश्न करके देखना होता है उससे, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होता है कि ये नहीं है प्रयोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेवा का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेवा का आप प्रश्न निर्माण करेंगे, उत्तर क्या आ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखिए भाषा है। भाषा जो होती है वो भी स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे कि हमारी भाषा, अपन ऐसे हमारा भाषा ऐसे तो बोलते नहीं, हमारी भाषा ये है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। हिंदी, हिंदी तो अपने आप में क्या होगी, स्त्रीलिंग हो जाती है। अब देखिए अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न आपका अनगिनत बार पूछा गया है भाई, सदैव बहुवचन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है दर्शन। दोस्तों ये बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं आपकी RS वगैरह, इनमें भी प्रश्न आ चुका है ऐसे कैसे। दर्शन जो शब्द है हमेशा किस में होता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अपन जो दर्शन करते हैं, ठीक है, वो बहुवचन से रिलेटेड माना जाता है। आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए मुहावरों और उनके अर्थ के जोड़े में एक जोड़ा गलत है, उसको पहचानना है भाई, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी बनना, बिल्कुल ठीक बात है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ये भी बात सही है। आसन डोलना, विचलित न होना। देखिए आसन डोलना का मतलब क्या, विचलित हो गया, यहाँ पे हो रहा है विचलित न होना, तो ये दोनों मैच नहीं खा रहे, तो ये मेरा सही आंसर है। लास्ट वाला है आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, तो ये भी बात सही है, यहाँ पे पूछा गया है जो सही नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है जिससे कि हमें संकेत का भाव नजर आता है। तो देखिए यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, तो यही संकेत है किसका, वर्षा भाव का। वर्षा अच्छी हो रही है तो ये संकेत है उसका, तो फसल भी अच्छी होगी, ये इसका संकेत से रिलेटेड हो गया, ठीक है। बाकी आप देख लेना। आगे देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हो तो वह कहलाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, संयुक्त वाक्य बोला जाता है, ठीक है। मिश्रित वाक्य में एक तो क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है, एक तो प्रधान वाक्य प्लस एक सरल वाक्य होता है, इस प्रकार से होता है कोई भी, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाएगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से होंगे दोनों ही, जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, और श्याम टीवी देखता है, तो दोनों देखिए स्वतंत्र वाक्य हैं, और से जुड़ रहे हैं ये। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, राम तो खाना खा रहा है और श्याम क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो दोनों के द्वारा कार्य अलग अलग हो रहा है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मान लीजिए कि राम खाना खाता है और श्याम भी खाना खाता है, तो इस प्रकार का वाक्य होगा वो सरल वाक्य होगा, क्योंकि दोनों वाक्यों में
दोनों जो करता है उनके द्वारा एक ही कार्य किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है, यहाँ पे आपको बताना होगा। देखिए, उसने मान लिया कि उसका दोस्त है, ये उसका क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य हो गया कि उसने मान लिया, ठीक है। तो किसने मान लिया, उसने, तो ये मेरा प्रधान वाक्य से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आगे देखिए, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। देखिए, वह दंड से बचना चाहता था, या देखिए कॉमा लग गया, तो पहली बात किसका हो गया, कॉमा लग गया तो भी किसका हो गया, संयुक्त वाक्य का हो गया। इसलिए वो भाग गया, इसलिए, किंतु, परंतु, ये भी उसी में आते हैं भाई। यहाँ पे हो जाएगा दंड से बचने के लिए वो भाग गया, तो इसका सरल रूप ये होगा कि दंड से बचने के लिए वो भाग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आ गया, तो ये अलग हो गया, वह भाग गया क्योंकि, तो क्योंकि वगैरह किंतु परंतु ये उसी में आता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना होगा कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय रेल की स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। तो यहाँ पे देखिए लिखावटी थोड़ी सी सही नहीं लग रही आपको, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, फिर से आपको अशुद्ध पूछा गया है, तो उसकी आंख से आंसू बह रहा था। तो देखिए आंसू आंसू बह रहा था नहीं, आंख से, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। देखिए आंख एक ही तो रोएगी नहीं, एक ही आंख से तो आएगी नहीं, हमेशा दोनों आंख से आते हैं। तो यहाँ पे आंख से नहीं आएगा, पहली बात तो आंखें आएगी, ठीक है, आंखें, तो आंखों से आंसू बह रहे थे, इस प्रकार से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति यौवनावस्था में अनेक भूले करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यक्ति यौवनावस्था में अनेकों भूले करता है, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमें भरना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर होता है, जब जागो जब ही सवेरा। तो यहाँ पे जब जागो जब नहीं, जब तब आएगा, यहाँ पे जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो गया, पढ़ने में ये पता लग गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक गद्यांश आपका आएगा, और गद्यांश से रिलेटेड एक कुछ प्रश्न आपके होंगे 4-5, यहाँ पे 94 हो गए, 6 प्रश्न है। राजस्थान की मिट्टी वीरता की समाधि है, इस मिट्टी पर खड़े होकर भावनाओं को रोकना कठिन है। तो यहाँ पे एक गद्यांश होगा, तो गद्यांश वाले आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश में आया जो रक्त शब्द है वो बताना है, तो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, रक्त, रक्त को अपन तत्सम बोलते हैं, ठीक है। तमिल किन प्रदेशों की भाषा है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास क्या होगा। तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर भक्ति का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति, और इसमें तत्पुरुष समास हमारा होगा, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए स्नेह और जतन शब्द कर्मश है। तो देखिए स्नेह जो है वो तत्सम है, क्योंकि इसमें आधा सा आ रहा है, अभी अभी हमने पहचान करी थी, और जो जतन है वो तद्भव है, ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि जतन लिखा गया है, ठीक है। जतन का और कुछ होता होगा उसमें तत्सम में, यानी कि संस्कृत में। गद्यांश में आए सात्विक प्रामाणिक आदि शब्दों के प्रयुक्त पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगाया, देखिए सात्विक, प्राणिक, सामाजिक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ रहता है। पदाधिकारी शब्द में, पदाधिकारी शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि है, ठीक है। पद प्लस अधिकारी, ठीक है, तो पल प्लस अधिकारी है तो पदाधिकारी बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पेपर में हिंदी के प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको सभी प्रश्नों के एक बार नॉलेज हो गया होगा कि हमें और किन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना है, जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, और ऐप जरूर डाउनलोड करना, ऐप पे आपको टेस्ट जरूर देना है भाई। धन्यवाद।